हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे मैं मरने से नहीं डरती। जी हां, शेख हसीना बांग्लादेश जाने को हो गई तैयार। दोस्तों, आपको बताएंगे वतन वापसी पर निर्वासित प्रधानमंत्री ने क्या बड़ा बयान दिया, जिसके बाद तारिक रहमान की और रहमान के पार्टी के नेताओं के पैरों तले खिसकी जमीन। दोस्तों, लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ी और पॉजिटिव खबर आपको बताएंगे ऐसे समय में सामने आया है, जब लगातार आप देख ही रहे हैं तारिक रहमान चीन पाकिस्तान से संबंध बढ़ा रहे हैं। बताएंगे क्या कहा शेख हसीना ने और कब जाएंगी वो वापस बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश लौटते ही सबसे पहले उनको मौत की सजा दी जाएगी। आपको बताएंगे इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल द्वारा उनको मौत की सजा सुनाई गई है। दोस्तों, चौंकाने वाली सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे वहीं त्रिपुरा में पकड़े गए 8 बांग्लादेशी घुसपैठिए एयरपोर्ट से दूसरे राज्यों में थी भागने की इनकी तैयारी, पुलिस ने कैसे मौके पर धर दबोचा, देखकर आप भी रह जाएंगे हैरान। तो वहीं बांग्लादेशी तो छोड़िए दोस्तों, एलओसी से फिर घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर पहुंच गया पाकिस्तानी, जिसने फिर एक बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को चौंका दिया। वहीं शहबाज शरीफ के पाकिस्तान में अब ऐसी स्थिति हो चुकी है कि वहां की जनता तो छोड़िए, अब पाकिस्तान की रेंजर्स भी लूट पाट चोरी पर उतर आई है। दोस्तों, बताएंगे चौंका देने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेइज्जती से भरी खबर। तो वहीं दोस्तों, गैस सिलेंडर से लेकर EKYC से लेकर ITR फॉर्म तक बदलने जा रहे 1 जुलाई से ये सबसे बड़े नियम। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे 30 जून तक निपटाना होगा ये जरूरी काम। मात्र 1 दिन बचा है सही से आपके पास एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत के लिए बांग्लादेश से रिश्ते तभी अच्छे होंगे जब दोबारा से शेख हसीना या उनकी पार्टी सरकार में आएगी और शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री बनेंगी। तभी बांग्लादेश के हिंदू समुदाय या फिर अल्पसंख्यक समुदायों का कल्याण होगा, उनके चेहरे पर खुशी तभी लौटेगी और ऐसा होना भी चाहिए। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर की, जहां ये मालूम होते हुए भी कि बांग्लादेश लौटने के बाद सीधा उनको मौत की सजा दी जाएगी, ये जानते हुए कि बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के द्वारा उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है, बावजूद इसके उन्होंने वापसी का फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शेख हसीना जी की। सबसे बड़ी खबर, बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऐलान किया है कि वो इस साल अपने देश वापस लौटेंगी। दोस्तों, उन्होंने हाल ही में सुनाई गई मौत की सजा को राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि ये सब कवायद उनकी पार्टी अवामी लीग को कमजोर करने का प्रयास भर है। बांग्लादेश से बाहर होने और भारत में शरण लेने के करीब 2 साल बाद शेख हसीना ने कहा कि वो इस साल अपने वतन लौट जाएंगी। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल द्वारा उन्हें मौत की सजा सुनाए जाने के बावजूद उन्होंने वापसी का फैसला जताया है। एक इंटरव्यू में हसीना ने ट्रिब्यूनल के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया और आरोप लगा दिया कि ये उनकी पार्टी के नेतृत्व को खत्म करने की, कमजोर करने का प्रयास है। शेख हसीना ने कहा कि मेरे खिलाफ दिया गया फैसला न्याय नहीं है, ये एक अवैध, असंवैधानिक और राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित प्रक्रिया का हिस्सा है। न्याय व्यवस्था को राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार बना दिया गया है ताकि अवामी लीग को नेतृत्वहीन किया जा सके। शेख हसीना ने कह दिया कि फांसी की सजा भी मंजूर है, लेकिन इसी साल बांग्लादेश लौटूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। शेख हसीना ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की धमकियों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता। इस इंटरव्यू में उन्होंने बांग्लादेश के संस्थापक अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या और 1975 में अपने परिवार के खोने का भी जिक्र किया। शेख हसीना ने जोर देकर कहा कि वो इसी साल बांग्लादेश वापस जाएंगी, चाहे मौत ही क्यों न आ जाए, जाएंगी वापस अवश्य। जी हाँ, हसीना ने आगे कहा कि मुझे मौत से डर नहीं लगता। 1975 में मैंने अपने माता पिता, अपने भाइयों और लगभग अपने पूरे परिवार को खो दिया था। 21 अगस्त को ग्रेनेड से मेरी हत्या की कोशिश की गई थी। मेरे खिलाफ कई साजिशें रची गई हैं, लेकिन साजिशों के हर जाल को तोड़कर मैं बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ी रही। लोगों के वोट से मैं 5 बार प्रधानमंत्री चुनी गई और देश के अभूतपूर्व विकास के लिए काम किया। मेरी लगभग पूरी जिंदगी बांग्लादेश के लोगों, अवामी लीग, लोकतांत्रिक संघर्ष और बांग्लादेश के विकास से जुड़ी रही है। इसीलिए मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूं कि हर बाधा, हर साजिश को पार करते हुए मैं इस साल अपने देश वापस अवश्य आऊंगी। ये बहुत बड़ी बात कह दी है दोस्तों शेख हसीना ने। अब आप यूं समझ लीजिए, इनके वापस जाने के बाद बांग्लादेश में असली खेला होगा। जितना मोहम्मद यूनुस की सरकार में, अब तारिक रहमान की सरकार में बांग्लादेश भारत से कट रहा है, भारत से अलग हो रहा है और भारत के दुश्मनों से हाथ मिला रहा है, उतना ही शेख हसीना के जाने के बाद ऐसा लगता है कि पाई पाई का हिसाब होगा। तब यह खेल देखने वाली
बात रहेगी। फिलहाल आप सब में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि शेख हसीना की वापसी बहुत जरूरी है और उनका सरकार फॉर्म करना, सरकार में आना बहुत जरूरी है? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि शेख हसीना के सरकार में आने के बाद ही यूं समझ लीजिए कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय को खुशियां मिल पाएंगी जो अभी डरे डरे अपने घरों में रहते हैं कट्टरपंथियों की डर की वजह से। इन मुद्दों को ध्यान में रख के इस सवाल का जवाब दीजिएगा दोस्तों। रिक्वेस्ट, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस लाइक के बटन को दबा दीजिएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगना दोस्तों, दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, बांग्लादेश से जुड़ी खबर है। जानकारी यह है कि त्रिपुरा में 8 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं दोस्तों। एयरपोर्ट से दूसरे राज्यों में थी भागने की इनकी तैयारी, लेकिन पुलिस ने मौके पर इनको धर दबोचा। बता दें, त्रिपुरा पुलिस ने राजधानी अगरतला स्थित महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पर 2 अलग अलग इंटेलिजेंस ऑपरेशन में 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इस अभियान ने इन घुसपैठियों को देश के अन्य हिस्सों में जाने की उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया है। घटना के बाद से सीमा पार घुसपैठ के एक संभावित नेटवर्क की जाँच शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर 26 जून 27 जून 2026 को यह गिरफ्तारियां की गई। एयरपोर्ट पुलिस के स्टेशन प्रभारी अधिकारी इंस्पेक्टर सुसंता देव ने कहा कि पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि 4 बांग्लादेशी नागरिक 26 जून 2026 को एमबीबी एयरपोर्ट पर किसी अन्य राज्य के लिए उड़ान भरने के लिए पहुंचेंगे। देव ने कहा कि खुफिया जानकारी के आधार पर और एमबीबी एयरपोर्ट के कर्मचारियों की मदद से हमने 4 लोगों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। चारों को पूछताछ के लिए एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां जांचकर्ताओं को नए सुराग मिले। जानकारी के आधार पर 27 जून 2026 को एयरपोर्ट पर एक और अभियान चलाते हुए पुलिस ने 4 और बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। ये 3 तरफ से पड़ोसी देश से घिरा हुआ है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 95% से ज्यादा हिस्से को कांटेदार तारों की बाढ़ से सुरक्षित कर दिया गया है। फिर भी सीमा पार अपराध, अवैध घुसपैठ, स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए बड़ी सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं चौंकाने वाली जानकारी आपको बता दें, एलओसी से फिर घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर पहुंचा पाकिस्तानी। जून में तीसरी बार हुई ऐसी घटना। बता दें, भारतीय सेना के जवानों ने रविवार यानी कल ही जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी पार करने वाले एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा है। घुसपैठियों की पहचान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के रहने वाले 31 साल के रईस खान के तौर पर हुई है दोस्तों। घुसपैठियों को भारतीय सीमा में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद बालाकोट सेक्टर में हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले भी पिछले कुछ दिनों में और भी घुसपैठिए सीमा पार कर भारत में प्रवेश ले चुके हैं। सेना ने उन्हें भी तुरंत हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों ने बताया कि घुसपैठिए रई खान के पास से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। उससे पूछताछ की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि उसका सीमा पार करके आने का आखिर मकसद क्या है और उसका भारतीय इलाके में किसी से संपर्क तो नहीं है या फिर वो किसी खास उद्देश्य से तो भारत नहीं आया। दोस्तों बता दें कि ये गिरफ्तारी शुक्रवार को पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर के गुलपुर इलाके में पीओके के ही एक अन्य निवासी 26 साल के मोहम्मद सज्जाद के पकड़े जाने के ठीक 2 दिन बाद हुई है। यानी एक घटना 26 जून को हुई, दूसरी घटना 28 जून को। इससे पहले 9 जून 2026 को जावेद अली नाम के 14 साल के किशोर को भी एलओसी पार करने के बाद हिरासत में ले लिया गया था। उससे एक हफ्ते बाद पाकिस्तान को वापस सौंप दिया गया था। यानी लगातार घुसपैठिए भारत में प्रवेश करने का पूरा प्रयास ही नहीं कर रहे, बल्कि वो भारत में घुस भी जा रहे हैं, जहाँ कहीं ना कहीं भारतीय सेना को यहाँ और सुरक्षा मुहैया करानी होगी दोस्तों, और ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। आपकी क्या इस मुद्दे पर राय, तो वहीं आपको बता दें, मुहर्रम पर पाकिस्तान के जियो टीवी ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर आखिर ऐसा क्या चलाया, ऐसा क्या हुआ कि रद्द हुआ लाइसेंस उस टीवी का, क्या बताया चैनल ने, आपको बता दें। आतंक का गढ़ कहे जाने वाले पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान के मीडिया रेगुलेटर ने स्थानीय न्यूज चैनल जियो टीवी यानी जीईओ टीवी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है और अगले 15 दिनों के लिए इस न्यूज चैनल का प्रसारण सस्पेंड कर दिया गया है दोस्तों। दरअसल ये एक्शन मुहर्रम के दौरान दिखाए गए एक प्रोग्राम में प्रसारित हुए एक कंटेंट को लेकर की गई है। इस्लामी कैलेंडर में मुहर्रम को संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में रेगुलेटर का कहना है कि जियो टीवी ने 26 जून के एक प्रोग्राम के दौरान कुछ आपत्तिजनक दृश्य प्रसारित कर दिए थे। इससे धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायतें मिलने लगी। इन्हीं शिकायतों का ध्यान रखते हुए पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने यह एक्शन लिया। वहीं आपको बता दें दोस्तों, आखिर क्या स्थिति हो गई है पाकिस्तान में, जहां चोर डाकू तो सुने थे और उनका इलाज करने के लिए पुलिस होती है, फोर्सेस होते हैं, ये सुना था। लेकिन आखिरकार ऐसे स्थिति में क्या हो जब आपको ये पता चले कि चोर डाकू तो खुद पुलिस वाले ही हैं, खुद रेंजर्स ही हैं। जी हाँ, पाकिस्तान से ऐसी ही जानकारी सामने आ रही है जिसने फिर एक बार पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी कर दी है दोस्तों। ऐसी ही जानकारी सामने आ रही है। प्रदर्शनकारियों की आड़ में पाकिस्तानी रेंजर्स ने पीओजेके के रावला कोट के पेट्रोल पंप पर पहले
पहले तो लोगों को पीटा, फिर 3 लाख कैश लूट कर भाग गया। दोस्तों सही सुना आपने, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के रावलाकोट में जहां बीते 20 दिनों से लगातार पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर विद्रोह चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तानी फौज ने रावलाकोट में लूटमार भी शुरू कर दी है। रावलाकोट के एक पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज एबीपी न्यूज के हाथ लगी है, जहां पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि पेट्रोल पंप में घुसकर पहले रावलाकोट में तैनात पाकिस्तानी रेंजर्स ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की और फिर 3 लाख नगद पाकिस्तानी रुपए लूट कर चले गए। पीओके में 9 जून से शुरू हुआ विद्रोह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और 5 जून से इंटरनेट ब्लॉक हुआ पड़ा है। खाने की किल्लत पैदा करके प्रदर्शन को कुचलने की साजिश 13 जून से लगातार चल रही है, लेकिन 70,000 से ज्यादा लोग रावलाकोट के ईदगाह मैदान पर डटे हुए हैं। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे सरदार अमान खान ने रविवार को आरोप लगाया कि पीओके के नाम पर जो हजारों करोड़ का बजट पाकिस्तानी हुकूमत भेजने का दावा करती है, उससे पीओके के विधायकों और उनके बच्चों का पेट पलता है। और हो भी क्यों ना, जहां पर पुलिस और फोर्सेस लोगों की सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन जब ये पुलिस वाले ही, ये रेंजर्स ही आम नागरिकों को लूटने लगे, आम नागरिकों को मारने लगे, उनके पैसे छीनने लगे, तो इससे बुरी बात, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या ही होगी किसी देश के लिए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के हुक्मरानों का अकड़ ढीला नहीं पड़ता। शहबाज शरीफ कहता है कि भारत हमारी साख को कमजोर करने के लिए, हमारी बढ़ती इज्जत को बदनाम करने के लिए हमारे साथ गलत करता है। अब सोचिए दोस्तों, पाकिस्तान ऐसे ऐसे इल्जाम भारत पर उल्टा लगाता है, जबकि रियलिटी हमने आपको बता ही दिया, जिसका रेंजर अब आम नागरिकों के साथ लूटपाट कर रहा है। वहीं आपको बता दें, कराची हमले के आरोप पर भारत ने इस्लामाबाद को तगड़ा जवाब दिया। कहा, दूसरों पर उंगली ना उठाए, पाकिस्तान पहले अपने गिरेबान में झांके। पाकिस्तान ने कराची में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले को लेकर भारत पर कई आरोप लगाए थे, जिसे भारत से रविवार को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने आरोपों को निराधार करार देते हुए इस्लामाबाद से कहा है कि वो दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने देश में पनप रहे आतंकवादी ढांचे को खत्म करने पर ध्यान दे। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने रविवार 28 जून को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर भारत पर लगाए गए पाकिस्तान के निराधार आरोपों से जुड़े रिपोर्ट्स को देखा है। हम इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांक कर देखे तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा। अपने देश की जमीन पर पनप रहे आतंकवादियों और मौजूदा आतंकवादी ढांचों के खिलाफ उसे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और आतंकवाद को अपनी देश की नीति के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने की अपनी प्रवृत्ति को भी खत्म करना चाहिए। वहीं दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां दुनिया में फिर एक बार बजा भारत का डंका। प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वैश्विक कूटनीति और पर्यावरण संरक्षण की नीतियों का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। हिंद महासागर के रणनीतिक और बेहद खूबसूरत द्वीप राष्ट्र सेशेल्स ने अपनी आजादी की स्वर्ण जयंती के ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश के सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्डियन ऑफ द बीच या फिर ब्लू होराइजन से सम्मानित किया है। यह प्रतिष्ठित अवार्ड सेशेल्स के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को पर्यावरण बचाने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास और ग्रीन विजन को बढ़ावा देने में उनके द्वारा निभाई गई बेमिसाल और साहसिक वैश्विक लीडरशिप के लिए दिया गया है। सेशेल्स सरकार के अनुसार यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी के उस दूरगामी विजन को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान देता है, जिसके तहत उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को पर्यावरण और विकास के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाना सिखाया है। अपनी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर सेशेल्स पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सम्मान को स्वीकार करते हुए इसे 140 करोड़ भारतीयों और दोनों देशों की 50 साल पुरानी गहरी दोस्ती का सम्मान बताया। इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत के महासागर विजन और नेबरहुड फर्स्ट नीति को और मजबूत करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के खाते में आया यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन ग्रोथ पर उनके असाधारण काम को सलाम करने वाले वैश्विक पुरस्कारों की एक लंबी सीरीज का हिस्सा है। अभी पिछले महीने ही मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने रोम में प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से नवाजा था। ये अवार्ड उन्हें भारत और पूरी दुनिया में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी को मजबूत करने, खेती की आधुनिक तकनीक बदलने और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। इससे पहले भी साल 2018 में वैश्विक सहयोग, समावेशी विकास और पर्यावरण के अनुकूल आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रतिष्ठित सियोल पीस प्राइज से सम्मानित
सम्मानित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISS जैसे क्रांतिकारी कदम के लिए यूनाइटेड नेशन ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से भी सम्मानित किया था। अब ऐसे में सेशल्स का ये नया पुरस्कार एक बार फिर साबित करता है कि जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से लड़ने में आज पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री की सोच और उनके नेतृत्व की कायल हो चुकी है। इसीलिए रिक्वेस्ट है आप सभी से दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी को कांग्रेचुलेशन या फिर बहुत बहुत बधाई पीएम मोदी जी कमेंट में लिख दीजिएगा और साथ में मेरा भारत महान लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको बता दें कि सेशल्स की संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय खाना और संस्कृति का भी जिक्र किया। गरबा से मोतिया और समोसे तक की चटनी तक की बात की। पीएम मोदी जी सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। इस दौरान उन्होंने भारत और सेशल्स के रिश्तों पर खास प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आपके सामने उपस्थित होना मेरे लिए खास सम्मान है। मोदी जी ने सेशल्स और भारत के बीच सांस्कृतिक विरासतों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत और सेशल्स के रिश्ते केवल कूटनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोगों, संस्कृति और खान पान से जुड़े भी हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नेशनल असेंबली का आदर्श वाक्य है विविधता में एकता। इसे क्रियोल संगीत के धुनों में सुना जा सकता है, इसे मोतिया डांस की लय में देखा जा सकता है, इसे कारी कोको, समोसे और चटनी के स्वाद में महसूस किया जा सकता है, इसे दीपावली, थाई पोंगल और नवरात्रि के दौरान गरबा डांस के जश्न में देखा जा सकता है। यही वो क्रियोल भावना है जो हमें हमारी दोस्ती के भविष्य के प्रति बहुत भरोसा दिलाती है। ऐसा कुछ जिक्र किया भारत और सेशल्स के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को लेकर। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशी दौरे पर जाएं और भारत में विपक्षी पार्टी खास करके कांग्रेस ही प्रधानमंत्री मोदी जी के यात्रा में कमी ना निकाले या फिर उनके क्रिया पर गलत प्रतिक्रिया ना दे। ऐसा हो सकता है क्या? आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सेशल्स यात्रा के दौरान 194 साल के अल डाबरा जॉइंट कछुए को खाना खिलाने की तस्वीरों पर देश में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बात को लेकर प्रधानमंत्री पर तीखा तंज कसा। कांग्रेसी राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि खुद को विश्व गुरु कहने वाले लेकिन असलियत सामने आने पर बेनकाब हो चुके नेता के कल अल डाबरा जॉइंट कछुए को खोजने से बहुत पहले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2 अगस्त 2008 को इस पर एक डाक टिकट जारी कर दिया था। जैसा कि आप जयराम रमेश का ये ट्वीट सामने देख पा रहे होंगे। ऐसे में जयराम रमेश के इस बात पर आपकी क्या राय है दोस्तों, वही बता दें। ब्रिटिश संसद में पाकिस्तानी मूल की सांसद ने प्रधानमंत्री को कहा झूठा तो स्पीकर ने निकाल दिया बाहर, लेकिन भारत में किरण रिजिजू ने इसी मुद्दे पर क्या बात कही बता दें। मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू एक बार फिर विपक्ष पर हमलावर है। हालांकि उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए प्रधानमंत्री पद की गरिमा को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने ब्रिटेन की संसद का एक वीडियो शेयर करते हुए भारत में भी उसी तरह का मॉडल अपनाने की मांग की है। किरेन रिजिजू ने रविवार यानी 28 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि हमें भी ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर संसदीय लोकतंत्र मॉडल को अपनाना चाहिए। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें पाकिस्तानी मूल की महिला जो ब्रिटिश सांसद है उनके द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री की आलोचना करने पर उन्हें ज़ारा सुल्ताना को संसद से बाहर जाने को बोल दिया। कैबिनेट मंत्री ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भारत में तो प्रधानमंत्री को कायर, सरेंडर, आतंकवादी, चोर, गली के सड़क छाप कुत्ते और न जाने क्या क्या कह दिया जाता है, तब भी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने आगे बताया कि अंग्रेजों ने तो अपने प्रधानमंत्री को केवल झूठा कहने पर ही पाकिस्तानी मूल की ज़ारा सुल्ताना को संसद से बाहर फेंकवा दिया। ऐसे में किरण रिजिजू के इस उठाए गए सवाल को आप वैलिड मानते हैं कि नहीं, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका से आर पार के मूड में ईरान, यूएस एयर स्ट्राइक का लिया बदला। कुवैत और बहरीन पर दाग दी मिसाइलें। दोस्तों, ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत को निशाना बनाकर रविवार को ड्रोन एवं मिसाइल हमले किए। उसने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो युद्ध समाप्त करने के लिए जारी वार्ता पूरी तरह रोकी जा सकती है। नए हमलों से अमेरिका और ईरान में हुए युद्ध विराम को खतरा पैदा हो गया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने रविवार को हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि उसने कुवैत में अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन के पोर्ट सलमान में अमेरिकी 5 चहवे नौसेना बेड़े पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। बहरीन ने हमलों की निंदा करते हुए कहा कि इनसे उसकी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है और क्षेत्र में तनाव कम करने और स्थिरता लाने के अवसरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि कुवैत ने बार बार होने वाले जघन्य ईरानी हमलों को उसकी संप्रभुता का घोर उल्लंघन बताया। दोस्तों, बहरीन और कुवैत पर ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब अमेरिकी नौसेना की निगरानी में काम करने वाली एक बहुराष्ट्रीय समुद्री संस्था
संस्था ने शनिवार को कहा कि हॉर्मुज जलडमरूमद में ओमान के पास स्थित एक मार्ग का विस्तार किया जाएगा ताकि उससे खाड़ी में प्रवेश करने और बाहर जाने वाले पोतों की आवाजाही हो सके। इस कदम से ईरान के साथ टकराव का एक नया कारण भी पैदा हो सकता है। वहीं बता दें, उधर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को बड़ी सलाह दे दी, कह दिया हिजबुल्लाह से सीरिया को निपटने दो, अभी थम जाओ। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल को यानी नेतन्याहू को सुझाव दिया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाई सीरिया को करने दी जाए। ट्रंप का मानना है कि सीरिया की नई सरकार हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल से ज्यादा प्रभावी तरीके से कार्रवाई कर सकती है। हालांकि इस प्रस्ताव ने लेबनान और इजराइल दोनों में नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। सीरिया में करीब 1.5 साल पहले राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के पतन के बाद अहमद अल शरा के नेतृत्व में नई सरकार बनी थी। ट्रंप ने हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कहा था कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध काफी लंबा खिंच चुका है और इसमें बहुत ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल को हर बार किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए पूरी इमारत गिराने की आवश्यकता नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने इजराइल को सलाह दी है कि वो हिजबुल्लाह से निपटने का काम सीरिया को सौंप दें। हालांकि सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने इन दावों को खारिज किया है। साथ में ईरान ने भी बड़ी चेतावनी दे दी, कह दिया कोई दखल ना दे वरना तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। हम प्यार से अपने आप ही 30 दिनों में खोल देंगे हॉर्मुज जलडमरूमद को। जी हां, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरूमद को बहुत जल्द दोबारा खोले जाने का पक्का दावा किया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसे ईरान और अमेरिका के बीच साइन हुए समझौते का हिस्सा बताया। इसके तहत हॉर्मुज अगले 30 दिनों में ठीक उसी तरह खुल जाएगा जैसा वो जंग से पहले था। बगदाद में इराकी विदेश मंत्री फुआद हुसैन के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अराक्ची ने बताया कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मौजूद सभी बाधाओं को हटा देगा। इसके साथ ही ईरानी मंत्री ने कहा कि हॉर्मुज का प्रबंधन पूरी तरह से ईरान के तय की गई व्यवस्था के तहत होगा। अराक्ची ने कहा कि इसके लिए व्यवस्थाएं अपनाई और लागू की जा रही हैं। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की है। ईरान और अमेरिका के बीच साइन हुए समझौते के तहत कोई दूसरी संस्था या देश इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। वहीं आपको बता दें, गैस संकट से बुरी तरह जूझ रहा है पाकिस्तान। अब उसका एक ही सहारा है, वो है ईरान। बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है ईरान से। क्या है शहबाज शरीफ का प्लान, बता दें। पाकिस्तान पिछले कुछ वक्त से गैस की समस्या से जूझ रहा है। पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री महमूद रसूल ने कहा है कि वहां के अधिकांश हिस्सों में इस समय गैस की गंभीर कमी है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार संकट के कारण खासकर पंजाब में उपभोक्ताओं को दिन में कुछ घंटे के लिए गैस दे रही है। इस समस्या से निपटने के लिए पाकिस्तान की नजरें अब ईरान की तरफ लगी हुई है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान युद्ध रुकवाने में अहम भूमिका निभाई। अब वो शांति समझौते का फायदा उठाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि अमेरिका ने अस्थायी तौर पर प्रतिबंधों को आसान कर दिया है। उसने 60 दिन की छूट जारी कर दी है, जो ईरान को विशिष्ट शर्तों के तहत कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद एक्सपोर्ट करने की अनुमति देती है। हालांकि यह प्रतिबंधों की स्थायी छूट नहीं है और ये छूट अमेरिका ईरान वार्ताओं के परिणामों के आधार पर नवीनीकृत या समाप्त की जा सकती है। इस फैसले के बाद कई जगहों से ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने की मांग उठी है ताकि आम जनता को फायदा हो सके। वहीं आपको बता दें, क्या यूनाइटेड नेशन में शांति नहीं सुपारी का खेल चल रहा है। दोस्तों, चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं कई अधिकारी। अब जाकर खुला इसका राज। दरअसल जिस संस्था को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कहा जाता है, जिस संस्था पर दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने और झगड़ों को खत्म करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती है, उस संस्था के अधिकारी पैसे लेकर एजेंडा चलाते हैं। जिन अधिकारियों पर संयुक्त राष्ट्र की नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी होती है, वो रिश्वत लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं। इनमें से ऐसे अधिकारी भी हैं जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए कुख्यात हैं। यूएन वॉच नाम की संस्था ने 104 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र से जुड़े 59 विशेष प्रतिनिधियों के कामकाज का आकलन करती है। इन्हीं विशेष प्रतिनिधियों में से एक है प्रोफेसर बेन सॉल। सबसे पहले आपको प्रोफेसर बेन सॉल के बारे में बताते हैं। दोस्तों, प्रोफेसर बेन सॉल यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के चेयर ऑफ इंटरनेशनल लॉ प्रोफेसर हैं। 2023 में इन्हें संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार और आतंकवाद विरोधी विशेष दूत बनाया गया। अब ऐसे में यूएन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार प्रोफेसर बेन सॉल ने चीन की सरकार और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से $1.5 लाख लिए। समझिए, चीन ने संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि को क्यों खरीदा। असल में विशेष दूत होने के नाते प्रोफेसर बेन सॉल का काम था उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीन की नीतियों को एक्सपोज करना। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के इस रिश्वतखोरी अधिकारी ने $1.5 लाख लिए और चुप्पी साध ली। चीन उइगर मुसलमानों पर जुल्म करता रहा, लेकिन यूनाइटेड नेशन के विशेष दूत प्रोफेसर बेन सॉल चुप रहे। ना कोई बयान, ना कोई रिपोर्ट, एकदम सन्नाटा। चीन के पैसों के दम पर बेन सील चुप्पी रहे और उइगरों पर जुल्म होता रहा। जी हाँ, वहीं पैसे लेकर भारत के खिलाफ इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया। पैसा लेकर भारत और पश्चिमी देशों की आलोचना की, उनके खिलाफ बयान दिए, लेकिन चीन के अत्याचार उन्हें दिखाई नहीं दिया। चीन पर वे शातिराना चुप्पी साधे रहे, जिससे दुनिया को पता चल चुका है। शक तो पहले से था, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद अब शक जो है हकीकत में बदल चुकी है। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट खबर बता दें।
30 जून 2026 की तारीख आम लोगों के साथ साथ कारोबारी और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी काफी अहम मानी जा रही है। इस दिन कई जरूरी वित्तीय और टैक्स से जुड़े कामों की अंतिम तारीख खत्म हो रही है। ऐसे में अगर कोई इन कामों को समय पर पूरा नहीं करता है तो उसे आगे चलकर जुर्माना या आर्थिक नुकसान जैसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें, सरकार जो है वो समय समय पर नियमों और समय सीमा में बदलाव करती रहती है ताकि लोगों को सरकारी सुविधाओं का सही फायदा मिल सके। ऐसे में जरूरी है कि आप समय रहते अपने काम पूरा कर ले ताकि आखिरी समय की भागदौड़ और परेशानी से बचा जा सके। अगर आप एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो आपके लिए सबसे जरूरी काम ई-केवाईसी पूरा करना है। सरकार के मुताबिक अगर आप तय समय के मुताबिक वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपका हमेशा के लिए सब्सिडी रुक जाएगा, यानी सब्सिडी ना मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये नियम खासकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा गैर उज्ज्वला ग्राहकों सब्सिडी का फायदा ले रहे हैं उन्हें भी समय पर अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी। ई-केवाईसी आप अपनी गैस एजेंसी या मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से कर सकते हैं। वहीं ITR के लिए भी जरूरी अपडेट है दोस्तों। इनकम टैक्स रिटर्न ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है, लेकिन 30 जून का दिन टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी है। हालांकि इस तारीख तक आयकर विभाग स्क्रूटनी नोटिस जारी कर सकता है अगर रिटर्न में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाया गया तो। वहीं अगर आधार कार्ड में बदलाव की बात करें तो UIDAI के मुताबिक अब आधार कार्ड में ईमेल ID अपडेट करने की सुविधा को लिमिटेड समय के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है, यानी अब आप अपने आधार कार्ड में ईमेल ID बिना किसी शुल्क के अपडेट कर सकते हैं। ये सुविधा 1 जुलाई से अगले 6 महीनों तक लागू रहेगी और इस दौरान आप इसका फायदा उठा सकते हैं। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। दोस्तों ये थी कि सारी बड़ी जानकारी खबर कैसी लगी अवश्य बताइएगा। रिक्वेस्ट है जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।